अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है उसमें हम लोग दो टॉपिक्स कवर करेंगे, एक मार्बरी वर्सेस मेडिसन वाला केस एंड वो जो लेट बाद में आएगा। एंड द फर्स्ट वन दैट वी आर गोइंग टू डू टुडे इज द लुजियाना परचेज। ठीक है, इनके ऊपर अलग अलग, दोनों के ऊपर अलग अलग नोट्स आ जाते हैं। सो आई हैव ट्राइड टू कंबाइन ऑल द इन्फॉर्मेशन इन द स्लाइड्स ताकि आप लोग को मसला ना हो। सो देख लीजिएगा, लेट मी नो इफ यू हैव एनी इश्यूज। लुजियाना परचेज देखते हैं। दिस इज द लुजियाना जो परचेज हुआ था बाय अमेरिका। देख लीजिएगा, दिस लुजियाना परचेज कनेक्ट्स यू, इसलिए भी जरूरी था बिकॉज आप कनेक्ट होते हो गल्फ ऑफ मेक्सिको से थ्रू द मिसिसिपी रिवर जो बीच में फ्लो करता है, यहाँ पे है नहीं। अच्छा, सबसे पहले मिसिसिपी रिवर की इंपॉर्टेंस क्या है? इट इज वाइटल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। क्यों? क्योंकि उसका एक्सेस है टू द गल्फ ऑफ मेक्सिको और ट्रेडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। और सेंटर ऑफ ट्रेड जो था वो न्यू ऑरलीन्स था, जो कि पार्ट ऑफ द लुजियाना टेरिटरी था और वो कंट्रोल हुआ था फ्रांस से। ठीक है, अब ये थोड़ी सी टाइमलाइन लुजियाना परचेज में जो आपको याद रखनी है। 1762 में फ्रेंच ने स्पेन को दे दिया कंट्रोल ऑफ न्यू ऑरलीन्स। ठीक है, और स्पेनिश पीपल गेव अमेरिकन्स द राइट टू ट्रेड इन द सिटी। ठीक हो गया। उसके बाद जी ट्रीटी ऑफ सैन लोरेंजो जो है वो साइन हुई थी बिटवीन द अमेरिकन्स एंड द स्पेनिश पीपल, जहां पे अमेरिकन्स गॉट द राइट टू नेविगेट थ्रू द मिसिसिपी रिवर। ठीक है, ना कि सिर्फ वो मिसिसिपी रिवर इस्तेमाल कर सकते थे बल्कि वो न्यू ऑरलीन्स के ट्रेड के साथ भी, न्यू ऑरलीन्स के साथ ट्रेड भी कर सकते थे। हुआ ये प्रॉब्लम कि 1798 में ये राइट जो था वो रिवोक कर लिया था स्पेन ने, और फिर स्पेन ने कंट्रोल जो था लुजियाना का वापस दे दिया फ्रांस को विद द एग्रीमेंट कि स्पेन जो है वो न्यू ऑरलीन्स को एडमिनिस्टर करता रहेगा। दैट वाज अ ट्रीटी साइन बिटवीन फ्रांस एंड स्पेन इन 1800। अब अमेरिकन को काफी गुस्सा चढ़ा था क्योंकि एक तो उनका राइट रिवोक हो गया, दूसरा मिसिसिपी रिवर उनसे छीन लिया गया, तीसरा तो वो ट्रेड नहीं कर सकते थे। सो दे वर वेरी अपसेट अबाउट द फैक्ट कि जी उनकी इकोनॉमी बहुत हर्ट होगी बिकॉज the Americans relied on trade via the Gulf of Mexico। ठीक हो गया। फिर अच्छा, नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो तब रूल करता था बेसिकली फ्रांस को। ठीक है, और उसको थोड़ा सा कैरेबियन एरिया में ना थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था बिकॉज हिज आर्मी वाज बीइंग वाइप्ड ऑफ बाय येलो फीवर ओवर देयर। अब कैरेबियन उसके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज द कैरेबियन एरिया हैड शुगर रिच प्लांटेशंस और वो ही वांटेड टू गेट होल्ड ऑफ देम, लेकिन उसको फायदा नहीं हो रहा था क्योंकि उसकी आर्मी जो थी वो वाइप ऑफ हो रही थी कंटिन्यूअसली। इसलिए वो उसको डर था। लुजियाना जो था ना, विदाउट द शुगर केन प्लांटेशंस, लुजियाना हैड नो इंटरेस्ट, ही हैड नो इंटरेस्ट इन लुजियाना व्हाटसोएवर। लेकिन वो देना भी नहीं चाहता था किसी को। वो ये भी नहीं चाहता था कि भाई अगर मेरा ध्यान हट गया लुजियाना से तो द ब्रिटिश विल इवेंचुअली कम, क्योंकि ब्रिटिश पीपल हैव अ हिस्ट्री ऑफ इन्वेडिंग द अमेरिकन कॉन्टिनेंट। तो व्हाट ही डिड वाज, उसने किया कि बड़ी आम सस्ते दामों में उसने बेच दिया लुजियाना को टू थॉमस जेफरसन हु वाज इन यूएस एट दैट टाइम। This was considered as one of the most amazing achievements of Thomas Jefferson because सिर्फ $15 मिलियन में उनको पूरी लुजियाना टेरिटरी मिल गई थी। क्योंकि थॉमस जेफरसन ने सिर्फ ये बताया था जेम्स मॉनरो को कि आपने सिर्फ कंट्रोल लेना है न्यू ऑरलीन्स का एंड एक्सेस टू मिसिसिपी, मतलब ये ले लो तो काफी है। लेकिन उनको पूरी की पूरी लुजियाना टेरिटरी मिल गई थी। दैट डबल्ड द अमाउंट ऑफ लैंड यूएस हैड। तो again it is considered as one of the successes. So this is the entire story of Louisiana Purchase in case a question comes on that. ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक है वो मार्बरी वर्सेस मेडिसन वाला केस है। दिस केस एस्टैब्लिश्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं। बैकग्राउंड क्या है कि जॉन एडम जो था वो वाज द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस। ठीक है, उसकी प्रेसिडेंसी में जो उसका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, ही फेल्ड टू डिलीवर डॉक्यूमेंट्स, जिसमें उस डॉक्यूमेंट में एक रिसिपिएंट जो था वो विलियम मार्बरी था, हु वाज गोइंग टू बी द जस्टिस ऑफ पीस इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। उसको वो लेटर मिलना था एक्सेप्टेंस का। अब जब वो ये लास्ट डे पे डिलीवर नहीं हुआ, थॉमस जेफरसन जब पावर में आया उसने कहा कि भाई आई एम नॉट गोइंग टू ऑनर दिस कमीशन, क्योंकि अब तो प्रेसिडेंसी चेंज हो गई है एंड ही वांटेड टू कीप द ऑपोजिशन पार्टी अवे फ्रॉम द ऑफिस। तो उसने कहा, ही टोल्ड हिज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जेम्स मैडिसन टू नॉट डिलीवर द डॉक्यूमेंट्स। अब मार्बरी ने सू कर दिया जेम्स मैडिसन को एंड ही आस्क्ड द सुप्रीम कोर्ट टू इशू अ रिट जिसमें से वो रिक्वायर्ड हो कि उसका थॉमस जेफरसन का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इमीडिएट बेसिस पे और ऑफिशियली विलियम मार्बरी को जस्टिस ऑफ पीस बना दे। अब कोर्ट के सामने ये कुछ इश्यूज थे। कोर्ट ने जो यूनानिमस डिसीजन था वो 4-0 का था। इसमें कोर्ट का ओपिनियन जो था इट वाज रिटन बाय द चीफ जस्टिस जॉन मार्शल जो था उसने 3 सवाल रखे थे कोर्ट के सामने। फर्स्ट, डिड मार्बरी हैव अ राइट टू हिज कमीशन, क्या मार्बरी अपनी उसको नौकरी जो मिलनी थी क्या वो सही थी या नहीं थी। सेकंड, इफ मार्बरी हैड अ राइट टू हिज कमीशन, वाज देयर अ लीगल रेमेडी फॉर हिम टू ऑब्टेन इट,
चलो जी, मान लिया कि राइट था उसका नौकरी में, लेकिन क्या एक लीगल रेमेडी अवेलेबल है उसके लिए कि वो कोर्ट में जाए और सू करे गवर्नमेंट को और वो पूछे सवालात इस तरह से। थर्ड ये था कि अगर तो कोई ऐसी रेमेडी है तो क्या सुप्रीम कोर्ट लीगली इसको इशू कर सकता है या नहीं। ये कुछ 3 सवाल थे। जवाब कुछ ऐसे हैं कि फर्स्ट मार्शल, अगर आप ये भी लिख लें तो दैट्स मोर देन इनफ। फर्स्ट मार्शल जो था, ही रोट दैट मार्बरी जो था, दिस इज द जस्टिस, चीफ जस्टिस, he wrote कि Marbury has a right to the commission because सारे procedures were followed. The commission जो था साइन था, the commission was sealed. सील हो गया, इसका मतलब है कि उसको वो नौकरी मिल गई, सिर्फ डिलीवर नहीं हुआ था। तो उन्होंने ये स्टैब्लिश किया कि Marbury has had a right to the commission, पूरा पूरा उसका राइट था। फिर दूसरा कोर्ट ने कहा कि भाई द लॉज क्लियरली, अगर उसके पास राइट है तो जाहिर है उसकी रेमेडी, अगर वो राइट नहीं मिल रहा उसको तो उसकी रेमेडी ऑब्टेन करने के लिए ही कैन गो टू द कोर्ट। Marshall said that it is a general and indisputable rule that when there is a legal right, there is also a legal remedy. मतलब a legal right जब भी है तो legal remedy भी उसको मिलेगी। ठीक है। Marshall then confirmed that a writ of mandamus, a type of court order, writ of mandamus ये होता है that commands a particular government official कि जो आपकी ड्यूटी है उसको परफॉर्म करो। That writ is known as the writ of mandamus. ठीक है। तो उसने कहा था कि इट इज द प्रॉपर रेमेडी फॉर मार्बरी सिचुएशन। हाउएवर स्पेसिफिक इशू ये था कि क्या कोर्ट मार्बरी को रेमेडी दे सकता है अगेंस्ट मैडिसन, हु एज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज द एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। तो क्या एग्जीक्यूटिव की डोमेन को इंक्रोच करके क्या लीगल रेमेडी सुप्रीम कोर्ट दे सकता है? नहीं। फिर कोर्ट ने ये हेल्ड किया, द कोर्ट हेल्ड दैट एज लॉन्ग एज द रेमेडी इन्वॉल्व्ड अ मैंडेटरी ड्यूटी, एज लॉन्ग एज जो इशू आता है इट इन्वॉल्व्स अ स्पेसिफिक ड्यूटी टू बी परफॉर्म्ड बाय द एग्जीक्यूटिव, जो कि वो नहीं परफॉर्म करी, तो कोर्ट रेमेडी दे सकता है। इट शुड नॉट बी पॉलिटिकल मैटर, वरना इंक्रोचमेंट हो जाएगी। तो कोर्ट कैन देन प्रोवाइड अ लीगल रेमेडी टू थिंग्स जो कि मैंडेटरी ड्यूटी ऑफ अ स्पेसिफिक गवर्नमेंट ऑफिशियल दैट दे आर सपोज्ड टू परफॉर्म। So again, this was the entire decision of the Marbury versus Madison case, and this was the first time the Supreme Court held कि जी judicial review establish हुआ था कि जी हमारे पास we have the power of judicial review, we have the power of either accepting or rejecting any act passed by the Parliament on the grounds that it might not or it might be constitutional. ये power आ गई थी Supreme Court के पास. This is again a very important case.